लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों का दौरा करके कई परियोजनाओं और शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, जिसको लेकर सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। वहीं पीएम मोदी चुनाव से पहले देश और प्रदेश का कायाकल्प करने में जुटे हुए हैं और पीएम मोदी के साथ लगातार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी राज्यों का दौरा कर रहे हैं और कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ जनपद फर्रुखाबाद पहुंचे थे, जहां की जनता को ढेरों सौगात देने के साथ उनकी समस्याओं के बारे में भी सुना और समझने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस सौगात के बाद भी फर्रुखाबाद की जनता के समस्याओं का समाधान हो पाएगा, क्योंकि जनता का तो कुछ और ही कहना है। जी हां, फर्रुखाबाद की जनता का फिलहाल केवल एक ही सवाल है कि आखिर यहां का कायाकल्प कब होगा और वो कौन सा सांसद होगा जिसके हाथों फर्रुखाबाद का उजागर होगा। एक सवाल ये भी है कि क्या ये नाराजगी हैट्रिक लगाने में बाधा बनेगी, वहीं किन मुद्दों पर मतदान होगा, क्या पिछले 10 सालों में फर्रुखाबाद का कायाकल्प हुआ है या फिर नहीं। कई सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए केकेडी न्यूज की टीम फर्रुखाबाद पहुंची। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों का दौरा करके कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं और चुनाव से पहले देश और प्रदेश का कायाकल्प करने में जुटे हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगातार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी राज्यों का दौरा कर रहे हैं और कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ जनपद फर्रुखाबाद पहुंचे थे, जहां की जनता को ढेरों सौगात देने के साथ उनकी समस्याओं के बारे में भी सुना और समझने की कोशिश। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस सौगात के बाद भी फर्रुखाबाद की जनता की समस्याओं का समाधान हो पाएगा, क्योंकि जनता का तो कुछ और ही कहना है। जी हां, फर्रुखाबाद की जनता का फिलहाल केवल एक ही सवाल है कि आखिर यहां का कायाकल्प कब होगा और वो कौन सा सांसद होगा जिसके हाथों से फर्रुखाबाद का उद्धार होगा। आपको बता दें, फर्रुखाबाद की जनता यूं तो आसानी से किसी सांसद पर भरोसा नहीं दिखाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में आने के बाद से 2 बार विजयी बना चुकी है, जिसके बाद यहां के सांसद मुकेश राजपूत तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो कौन से मुद्दे होंगे जिस पर जीत की दावेदारी की जा रही है। बता दें, आजादी के बाद से अब तक 17 बार हो चुके लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में 7 बार यहां कांग्रेस ने बाजी मारी है। लेकिन फर्रुखाबाद के हालात को देखकर 2024 के समीकरण को बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहां के स्थानीय मुद्दे गंगा और रामगंगा से घिरे हैं। जनपद तकरीबन हर साल बाढ़ का प्रकोप झेलता है। वहीं छपाई कारखाने भी यहां से शिफ्ट हो रहे हैं। यहां पर बीते 20 सालों में कोई बड़ा विकास कार्य भी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि विकास के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं और योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुंच रहा है। बता दें, भाजपा दावा कर रही है कि उनकी सरकार ने फर्रुखाबाद को लिंक रोड दिया, जो कि फर्रुखाबाद को सीधे एक्सप्रेस वे से जोड़ता है, लेकिन विकास का दावा केवल हमेशा से एक चुनावी वादा ही रह गया है। लेकिन इस योजना और सौगात के बाद भी किसानों में अभी थोड़ी नाराजगी बाकी है। अब सवाल यह है कि क्या ये नाराजगी हैट्रिक लगाने में बाधा बनेगी, वहीं किन मुद्दों पर मतदान होगा, क्या पिछले 10 सालों में फर्रुखाबाद का कायाकल्प हुआ है या फिर नहीं। कई सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए केकेडी न्यूज की टीम ने फर्रुखाबाद में चुनावी चौपाल लगाई और जानने की कोशिश की कि 2024 में किसका होगा राज तिलक। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हां, आज केकेडी न्यूज की टीम फर्रुखाबाद पहुंच चुकी है, जहां का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। आपको बता दें, चुनावी चौपाल में उन सभी मुद्दों को उठाया जाएगा जिसे शायद विपक्ष लगातार उठा रहा है और जिस पर भारतीय जनता पार्टी हर बार जवाब देते हुए भी आ रही है। वहीं अगर हम तीसरी बार की बात करें, हैट्रिक की बात करें, तो क्या इस बार हैट्रिक लग पाएगी, यही बड़ा सवाल है। और क्या फर्रुखाबाद की जनता इसमें मदद करेगी, वो कौन से मुद्दे होंगे। सबसे जरूरी बात यही है कि वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर इस बार मतदान किया जाना है। और इस बार जो सर्वे हो रहा है वो भी काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो सर्वे बता रहा है उसके हिसाब से ही रिजल्ट्स आते हैं या 4 जून को फिर से कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि फर्रुखाबाद में कितना विकास हुआ है, फर्रुखाबाद की जनता का
समस्याओं का कितना समाधान हुआ है, आखिर वो कौन सी सरकार है जिसको फर्रुखाबाद की जनता पसंद करती है। इस लोकसभा सीट से इस बार कौन आने वाला है, क्या तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ही अपना इतिहास यहाँ पर दोहराएगी। हैट्रिक की बात लगातार कही जा रही है, तो क्या वाकई में इस सीट से भी हैट्रिक लगेगी इस बार, या और देश में भी क्या इस बार हैट्रिक लगेगी, या फिर कुछ फेरबदल होने वाला है, इंडिया गठबंधन का नंबर लगने वाला है। ये सारी चीजें तो बाद में होती रहेंगी, 4 जून को ये भी पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी लोग हैं और हमारे साथ विपक्ष से भी, यानी कि इंडिया गठबंधन से भी काफी लोग मौजूद हैं। सभी से एक एक सवाल पूछेंगे और फर्रुखाबाद की जनता का उद्धार कैसे होगा, ये बड़ा सवाल होगा। सबसे पहला सवाल तो यही है सर आपसे कि इंडिया गठबंधन का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी जो है वो काफी ज्यादा मजबूत है और फ्रंट पिच पर आकर के लगातार छक्के चौवे लगा रही है। देखिए, जहाँ तक रही आपने उद्धार की बात की, जी, तो 400 पार का जो नारा वर्तमान भाजपा सरकार ने दिया है, तो नारे तो साहब इन्होंने पूर्व में भी दिए थे जी। चाहे कलकत्ता का चुनाव रहा हो, चाहे दिल्ली का चुनाव रहा हो, चाहे कर्नाटक का चुनाव रहा हो, नारे लगाना और एक टारगेट सेट करना, ये कहीं ना कहीं ये अपने कार्यकर्ताओं को एक टारगेट सेट करके दे रहे हैं। बाद बाकी धरातल पे कुछ नहीं। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, तमाम मुद्दे हैं, किसानों का, युवाओं का, व्यापारियों का, उसके बाद पुलिस पे पड़ती लाठियां, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आप गंगा के अगर किनारे जाएंगी तो इस सरकार ने कहीं ना कहीं पूरे बहुत बड़े पैमाने पे गंगा की सफाई के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला किया और इलेक्टोरल बॉन्ड, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे कंटिन्यू हमारे नेता लगे हुए हैं, तमाम यात्राएं कर रहे हैं और यात्राएं उसी कड़ी में चल रही हैं। और अब जब 2024 का चुनाव आया है तो आप ये देख लीजिए, कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी पूरी तरीके से घबराई हुई है। तो सत्ताधारी पार्टी घबराई हुई है, इसका जवाब भी हमें चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी ने विपक्ष घबराई हुई है। अभी 400 पार के नारे पर भी उन्होंने कहा कि 400 पार क्या, इससे पहले भी विपक्ष कह चुका है कि हम 150 भी नहीं आने देंगे। इस पर भी जवाब दीजिएगा। और साथ ही जो ये मुद्दे उठाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि वो विकास के काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है, सड़कें बनाने के काम कर रही है, लेकिन विपक्ष जो लगातार हमले बोल रहा है, इसका जवाब भी देखिए। हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, विपक्ष को जवाब देने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं और जनता ये समझ रही है। ये 150 नहीं आने देंगे, ये अपनी संख्या 150 बचा लें चुनाव तक, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार पलायन जारी है, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो या कोई भी और दल हो, क्योंकि हमारे मोदी जी की स्वीकार्यता सिर्फ जनता में नहीं है, विपक्षी दलों में भी है। जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये नारा नहीं है, ये हमने जमीन पर उतारा है। यही नारे, इसी नारे को लेकर के एक और सवाल आपसे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विनाश की बात हमेशा कहती आ रही है, आखिर क्यों? क्योंकि वो तो दावा कर रही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो है वो जीतने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है। लेकिन ऐसी क्या खास बात है विपक्ष में जो इस बार 150 की बात कर रही है कि इनको मात देगी? देखिए, आप देख रहे हैं जगह जगह किसान भी कितना परेशान है, और जो हमारी वर्तमान सरकार है वो बात करती है कि मैंने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात अगर कही गई है तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने के बाद में उनका उससे विकास नहीं हुआ है। वो अगर 80 करोड़ लोगों को आप नौकरी देते तो 80 करोड़ लोग कुछ ना कुछ सही तरीके से आपके साथ खड़े होते। मैं भी आपके साथ खड़ा होता कि बात कह सकता था कि 80 करोड़ लोगों को राशन देने के साथ में आपने 80 करोड़ लोगों को अगर आपने नौकरी दे दी है तो वो युवा आपके साथ खड़ा है, आपके साथ खड़े। हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास हर चीज भी बेरोजगारी है, इतना पढ़ने लिखने के बाद में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हर चीज प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है। तो ये क्या है? तो इसमें तो दिख रहा है कि आपकी बदलाव होना जरूरी है। बदलाव होना जरूरी है। विकास जी के पास चलते हैं। विकास जी, कितना बदलाव होना जरूरी है? और सबसे जरूरी सवाल तो ये कि अभी संकल्प की बात की थी, अभी संकल्प पत्र जारी होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। इससे पहले विपक्ष के कई सारे पत्र जारी हो चुके हैं। घोषणा पत्र जारी हो गया, परिवर्तन पत्र जारी हो गया, न्याय पत्र जारी हो गया। क्या एक जो संकल्प पत्र आने वाला है वो इन तीनों को मात देने में कामयाब रहेगा? देखिए, विपक्ष अस्थिर है। कारण कि राहुल गांधी सबसे पहले निकालते हैं न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। उसके बाद वो भारत जोड़ो यात्रा इतनी कामयाब होती है कि देश के 5 राज्यों में चुनाव होते हैं और कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो नारा बदल करके हो जाता है भारत जोड़ो। भारत जोड़ो न्याय यात्रा बन जाता है। उसका आलम ये देखिए कि आसाम की यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट
उनके ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाती जी। है। पूरी कांग्रेस जिसकी बरसों बरस दशकों दशक तक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला रहती है, मौन रहती है। ये है कांग्रेस का बदलता स्वरूप और कांग्रेस बदलती हुई कांग्रेस। शायद लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये नेहरूवादी कांग्रेस है। आज देश तरक्की कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि जब विकसित देश का, सबसे ताकतवर देश का एक नेता ये कहता है मोदी इज द बॉस, तो देश के 150 करोड़ लोगों का सीना 56 इंच का हो जाता है। और जब सीना उनका 56 इंच का होता है तो मुहर कहां लगेगी, बटन कहां दबेगा, ये पूरा देश जानता है। परिवर्तन नहीं, संकल्प के साथ हम जा रहे हैं। आपने ही कहा कि कभी घोषणा पत्र ले आएंगे, कभी कोई पत्र ले आएंगे। अरे भाई, हम तो डे वन से संकल्प पत्र लेके आते हैं। जब हम संकल्प लेते हैं तो भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनता है। जब हम संकल्प लेते हैं तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया का दूसरे नंबर का देश बनता है। जब हम संकल्प लेते हैं तो 3.5 करोड़ गरीबों को छत मिलती है। जब हम संकल्प लेते हैं तो देश में एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवेज का जाल बिछता है। जब हम संकल्प लेते हैं तो एक ऐसा नेता देश को मिलता है, एक ऐसा नेता देश को मिलता है जिसके आगे अमेरिका हो, रशिया हो, चाहे कोई भी देश हो, सर झुकाता है, नतमस्तक होता है। आज सीमाएं सुरक्षित हैं, आज सैनिकों के सर नहीं कटते, आज सर्जिकल स्ट्राइक होती है और डर के मारे पाकिस्तान हमारे सैनिकों को पहल से पहले ही छोड़ देता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब की सर्जिकल स्ट्राइक इस्लामाबाद दे रहे हैं। जी बताइए। देखिए जी, सबसे पहले इन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो असंगठित है जी, तो हम इन्हें बता देना चाहते हैं कि विपक्ष को किस तरीके से ईडी सीबीआई के द्वारा दो देश के दो मुख्यमंत्रियों को किस तरीके से किन किन धाराओं के अंदर सरकार का खौफ बताता है, वर्तमान सरकार का डर बताता है कि किस तरीके से अंदर डाला गया। और अभी आप देख लीजिए जिस तरीके से डबल बेंच की खंडपीठ हाई कोर्ट दिल्ली ने जो उस पर सुनवाई की, उस पर साफ साफ जज महोदय ने कहा कि साहब ये तो बिल्कुल अप्रूव्ड होने के काबिल ही नहीं था जिस तरीके से मुकदमा आया। तो आप ये देख लीजिए। दूसरी चीज, सीमाओं की बात की, सेना की बात की, तो शर्म आनी चाहिए कि आप सत्ता में बैठे हुए हैं। कैसे 200 कुंटल साहब RDX आ जाता है और कैसे 40-40 जवान हमारे पुलवामा में शहीद होते हैं। आप ही का गवर्नर। तो वो तो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक किए। पहले क्या होता था कि सर काट के चले आते थे और फुटबॉल खेलते थे। देखिए, शहीदों के नाम पे हमने वोट नहीं मांगे। ये इकलौती आजाद भारत की पहली सरकार है जिसने शहीदों के नाम पे साहब वोट मांगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब की बार अगर वोट पड़ेगा तो युवा सिर्फ शहीदों के नाम पे साहब वोट करेगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चाहे सेना हो चाहे धर्म हो, सबका बुरी तरीके से आप समझिए कि कहीं ना कहीं चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं है। धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। साफ साफ विपक्ष का यही कहना है कि केवल धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। और पहले तो सेना को बख्श दिया जाता था, अब उनको भी घसीट लिया गया। देखिए, विपक्ष के पास इस समय कुछ है नहीं जी। धर्म की बात जो करते हैं, कौन सी धर्म की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने एक राम मंदिर का जो संकल्प लिया था उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये राम को काल्पनिक कहने वाले जो है धर्म की बात करते हैं, इन्होंने हमेशा जो है एक विशेष धर्म को बढ़ावा दिया। इनके समय में जब कांग्रेस की सरकार रही तो साहब रात के 2 बजे हाई कोर्ट खोले जाते, सिर्फ आतंकवादियों को सजा से मुक्त किया जाए, उनकी कैसे जो है उनकी खातिरदारी की जाए, उनकी बिरयानी खिलाई जाए। 1 महीने का खर्च वो कई करोड़ रुपए होता था, अफजल जैसे लोगों पर खर्च करती थी कांग्रेस। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि आपने देश को जो है 70 साल तक जो है गुमराह करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था और वो करके दिखाया है। बात आती है लोकल स्तर पर, आदरणीय मुकेश राजपूत के द्वारा जो काम किए गए हैं वो वाकई में काबिलिए तारीफ है। आदरणीय मुकेश राजपूत के द्वारा हमको 2 फ्लाईओवर दिए गए हैं। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम फर्रुखाबाद में भी फ्लाईओवर देख सकते हैं। 2 बड़े बिजली घर दिए गए हैं, 2 बड़े पुल दिए गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मुकेश राजपूत जी के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रधानमंत्री सड़कों के बारे में भी बता दीजिए। नहीं, सड़कों की बात की आपने, तो सड़क के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। मैं सड़क पे ही बोल रहा हूँ जी। प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के तहत फर्रुखाबाद लोकसभा के अंदर 500 किलोमीटर सड़क बनाई गई। हमारे यहाँ कभी जो है हम लोग देखते थे स्टेट हाईवे में तो हम नजर आते थे, लेकिन हम नेशनल हाईवे में फर्रुखाबाद नहीं आता था। तो इटावा बरेली हाईवे को कन्वर्ट करके जो है नेशनल हाईवे बन रहा है और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ये आदरणीय मुकेश राजपूत जी के नेतृत्व में संभव हुआ। आप इसका जवाब दीजिएगा। सड़कों की बात हुई, विकास की बात हुई, कई सारी बातें हो चुकी हैं अभी जी। बता रहे हैं आपको
जो भी काम भाई लोग बता रहे हैं अच्छी बात है जी। और प्रधानमंत्री जी हमारे देश के सबसे सुप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं जी। लेकिन जी। आज पब्लिक को ये नहीं पता है कि हम करके आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। एक इंतखाब खतौनी जिसको बोलते हैं, अगर किसान कोई हो यहाँ पे जिसके पास जमीन हो वो हमसे बात कर ले। अच्छा। एक खतौनी 20 रुपए में निकलती थी, आज सबके खाते अलग अलग कर दिए। वो एक खतौनी निकल ली 600 रुपए में, 400 रुपए में, 1200 रुपए में, 800 रुपए में। प्रधानमंत्री जी ने 500 रुपए देते हैं महीने में, सालाना 6000 रुपए देते हैं। उसके बाद भी अगर आज ये लोग कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये किया, मुकेश ने ये किया, 7 साल में फ्लाईओवर 2 बन पाए हैं, जबकि अखिलेश यादव ने 23 महीने के अंदर आगरा एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस बना के खड़ा कर दिया था। फरुखाबाद से अभी तक देखिए, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, हम संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, संप्रदाय विशेष की राजनीति नहीं है। भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, उसके विकास की जिम्मेदारी हमारे मोदी जी ने ली है और फरुखाबाद भी उससे अछूता नहीं रहा है। लखनऊ एक्सप्रेस, आगरा एक्सप्रेस वे कहाँ है आप बताइए? उससे हम फरुखाबाद वासियों को क्या लाभ मिला है? अब मिलेगा। अब हमको लिंक रोड मिल रहा है। माननीय सांसद मुकेश राजपूत जी ने जो प्रयत्न किए हैं उसका बस बहुत जल्दी ये डीपीआर बन गया है और हमारा फरुखाबाद भी जुड़ने वाला है एक्सप्रेसवे से। वो भी एक नहीं, 2 एक्सप्रेसवे से, गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ने जा रहा है। इनको सही जानकारी नहीं है, अपडेट नहीं है। इनसे पूछिए आपकी जमीन के दाम बढ़े हैं कि नहीं? वापस लौट के आते हैं, लेकिन अभी खतौनी की बात कही गई कि प्रधानमंत्री 6000 रुपए दे रहे हैं और 6000 में क्या ही कुछ हो पाएगा किसानों का। किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर दावा जो किया जाता है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कि किसानों के लिए, गरीबों के लिए और जितने भी मजदूर हैं उनके लिए सारी चीजों का ख्याल रखा गया है, लेकिन विपक्ष का लगातार यही कहना है कि इनको छोड़ करके बाकी सारे काम कर रही है। देखिए, हम अपने आदरणीय चाचा जी से ये कहना चाहते हैं कि अभी चाचा जी ने कहा है कि जो खतौनी है उसके 500 रुपए, 700 रुपए, 1500 रुपए ले जाते हैं। इस बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं। देखिए जाके मैं स्वयं तहसील सदर में बैठता हूँ, एडवोकेट हूँ, और 20 रुपए, मात्र 20 रुपए में, 20 रुपए में खतौनी निकलती है। 20 रुपए में सिर्फ खतौनी निकलती है और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इससे पहले भ्रष्टाचार की बात करें, कई अधिकारी जेल में है ना, जेल में तो कई अधिकारी जेल में, ये बड़ी बात है जी। इनसे जवाब ले ले, फिर आपके पास वापस आते हैं जी। किसानों की बात जो भाजपा और सत्ताधारी दल कर रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या इससे पहले एमएसपी के लिए जिस तरीके से किसान लामबंद हुआ, टीरी बॉर्डर हो, तो आप समझिए कि किसानों के रास्ते में किस तरीके से कीलें बिछाई गई, क्या क्या हालात पैदा किए। 750 से ज्यादा किसान खुले आसमान के नीचे लगभग 1 वर्ष रहा। सरकार नहीं मानी। सरकार उन्हें खालिस्तानी, उग्रवादी, पाकिस्तानी शब्दों से संबोधित कर रही थी। सुन लीजिए तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि देश के प्रधानमंत्री जब तीनों कृषि कानून लेके आए थे, कहते थे कि साहब सबसे बढ़िया कानून है, साहब उन कानूनों को साहब प्रधानमंत्री जी को वापस लेना पड़ा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर खालिस्तानी कहा था तो साहब आपको जो तीनों कृषि कानून थे वापस नहीं लेना चाहिए था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी की तो आप खुद कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून जो है वो वापस ले लिया। एमएसपी के लिए, कई सारी चीजों के लिए अभी भी डटे हुए हैं। इसके अलावा कई सारी हमने ऐसी वीडियोस देखी जो जनरल किसान थे, वाकई में सड़क पर जो किसान है और जो किसान वाकई में गरीब है, किसानी कर रहा है, वो खुद कह रहा है कि हम इतने परेशान नहीं हैं, ये जो लोग हैं वो कोई और है। इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, वो कहीं ना कहीं हैक करके बुलाए गए। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को कुचलने के लिए कुचक्र रचा गया, उसमें ये सोची समझी साजिश है। एक मिनट का समय, एक मिनट का समय वापस आते हैं। पहले हम किसानों की बात कर देते हैं। हमारे फरुखाबाद में क्या किसान नहीं रहते हैं? हमारे मैनपुरी में क्या किसान नहीं रहते हैं? वो तो एक भी गए नहीं, वो सारी विदेशी फंड होता, उनको पैसा मिलता, दारू की बोतलें निकली और वो कहीं न कहीं कांग्रेसी, कहीं न कहीं
गई विपक्षी, एक मिनट, कहीं गई विपक्षी कांग्रेसी और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वो बहुत बड़ा षड्यंत्र था। दूसरी बात आई थी, अभी भाई साहब ने राशन की बात कही थी, मैं आपको बता दूं 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, जिसके पास एक बिस्वा जमीन नहीं है, जिसके पास पैसा कमाने के लिए कोई साधन नहीं है, उनको अगर घर में आपने खुद ही कह दिया पैसा कमाने के लिए कोई साधन नहीं है। नहीं, सवाल पहले आपने खुद कह दिया कि उनके पास पैसा कमाने के लिए साधन नहीं है। आप हम पे रोजगार के लिए जवाब दीजिए, अब रोजगार के लिए, क्योंकि 80 करोड़ जनता की आप जो बात कर रहे हैं, मजदूर आदमी बिना पढ़ा लिखा है, वो उसे रोजगार कहाँ से मिला? वही तो मोदी जी ने किया। उनको एक घर में 10 यूनिट है, उनको 40-50 किलो महीने में राशन मिल जाता है, बेचारा मजदूरी कर लेता है, उसको खाने के लिए मिल जाए, ये मोदी जी ने किया। दूसरी बात, इन्होंने अभी नौकरी की बात कही, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार में इन्होंने क्या घर घर नौकरियां बांट दी थी? इन्होंने कहा था, मुकेश राजपूत जी ने क्या किया 2014 से पहले? माननीय सलमान खुर्शीद जी ने एक काम इनका गिना दे कि उन्होंने फरीदाबाद जमीन पे किया, घर घर नौकरियां बांट दी थी कांग्रेस ने। देखिए, जहाँ तक एक काम गिना दे, एक बता देंगे। आप लोगों की बातें मैंने सुनी, आप लोगों की बातें मैंने अभी सुनी ना, तो पहले हम जवाब ले लें। देखिए, 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं गरीबों को, बहुत अच्छी बात, लेकिन आपने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियों का भी वादा किया था। वो साहब एक गृह मंत्री जी, सुन लीजिए, पकौड़े कर रहे, मिल नहीं पकौड़े कर रहे। जब उनसे पूछा गया गृह मंत्री जी से, तो साहब कहते हैं, जब उनसे नौकरियों के लिए एक इंटरव्यू में पूछा गया तो कहा कि साहब चुनावी जुमला था, ये 15 लाख 12 लाख चुनावी जुमला था। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ठगने का प्रयास किया युवाओं को, किसानों को, व्यापारियों को। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब ये चुनावी जुमला था। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए युवाओं के लिए? अगर युवा अगर कहता है कि साहब हमें रोजगार चाहिए, हम अपनी गवर्नमेंट से क्या साहब क्वेश्चन पुट अप नहीं कर सकते? आप सवाल सुने रहिए, हम जवाब अभी लेते हैं। अगर हम अपनी सरकार को वोट देते हैं, जिताते, तो क्या हमारा ये राइट नहीं है, युवाओं का ये राइट नहीं है कि साहब अपने लिए? नहीं, विपक्ष का तो कुछ ज्यादा ही राइट है कि वो हर रोज नए सवाल पूछे। अब 1 करोड़ की उन्होंने भी दावा किया, तो अब देखते हैं वो कितना देते हैं। आप बताइए जी। वकील साहब ने भी एक बात कही कि हम तहसील बैठते हैं, वकील हैं, उन्हें ये जानकारी भी नहीं है कि जो हम इंतखाब की हमने बात की थी, पहले 20 घाटे थे। हाँ, वो इंतखाब खतौनी बात भी है, जो 20 घाटे थे वो 20 रुपए में एक इंतखाब निकलता था। आज 20 घाटे अलग अलग कर दिए गए, वो 400 रुपए में इंतखाब निकल रहा है। सरकार ने 500 रुपए किसान को दिया। सुबह से शाम तक यहाँ से मेरापुर है, मेरापुर अहमदाबाद है, वहाँ से किसान आता सुबह से शाम तक, साइड चलती नहीं है, 100-200 रुपए किराया खर्च करता है, भूखा प्यासा शाम को वापस लौट जाता है। सरकार की ये नीतियाँ हैं। जब तुम्हें ऑनलाइन सुविधा की जानकारी नहीं है तो ऑनलाइन सुविधा क्यों करे हुए हो? नहीं तो ऑनलाइन, तो अब क्या आप क्या चाहते हैं कि हमारा देश पिछड़ा हो जाए? हमारा देश पिछड़ा हो जाए? नहीं तो ये बताइए ना, एक मिनट, आदमी पढ़ा लिखा होगा, हाँ, वही जानता है कि इसकी समस्या क्या है, हाँ, इसमें क्या करना है। हाँ, आज सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक काश्तकार बैठता है, उसे बेचारे को इंतखाब नहीं मिलता, वापस चला जाता भूखा प्यासा, साइड बंद है। तो मतलब ऑनलाइन आया, कुल मिला के आपसे जवाब ले लेते हैं। आप बहुत देर से चिल्ला रहे हैं और हमारा सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। बैठिए, आप हमारी सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप हमारे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। आप अभी जवाब दे रहे हैं किसानों के मुद्दे पर, खतौनी के मुद्दे पर, हमें रोजगार के मुद्दे पर जवाब दे दीजिए। रोजगार मिल रहा है मोदी जी, कहाँ मिल रहा है बस इतना बता दीजिए। देखो बहन जी, मैं कायदे से बताऊँ, मैं स्वयं में काश्तकार किसान हूँ, मैं स्वयं में काश्तकार किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ। हाँ, तो आप किसान हैं, किसानों के मुद्दे में सारी फसलें दोगुनी तिगुनी कीमत हमारी बिक रही है। पहले 100-2,000 रुपए बिकती थी, आज 6,000 रुपए बिक रही है। आलू आज की डेट में 2,000 रुपए कुंटल, तब 300 रुपया कुंटल बिकता था। अब वही बात आ जाएगी। ये भाई साहब बोले कि लोग पढ़े नहीं है, कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते। 70 साल देश में राज किया है, अनपढ़ तो आपने बनाए हैं ना, भाजपा ने नहीं बनाए हैं। इसका जवाब अनपढ़ तो आपने बनाए हैं। आप बहुत देर से परेशान हैं, बताइए। मैम, अभी जैसे कि इन्होंने कहा बेरोजगारी,
हाँ। मैम, कल या परसों साइड 2 दिन पहले की बात है, एक लड़का गुजरा, तो मैं खड़ा हुआ था, तो वो मुझसे ये बोला कि मोदी सरकार में नौकरी तो मिलेगी नहीं, अगले सोते तो मिल जाती। मैंने कहा तो ठीक है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा सिंपल, अगर तुमने जवाब दे दिया तो मैं सोच लूंगा कि तुम मैं अगले साल नौकरी दे देंगे। और मैम वो बीएससी शायद कर रहा था, बीएससी नहीं बीए कर रहा था एलएलबी से। मैंने उससे सेकंड क्लास के एक सवाल पूछा, 4/3 और 7/8 में बड़ा कौन होता है, ये बताने में उसने 2 मिनट लगा दिए, उसके बाद भी 7/8 बताया। तभी मैंने कहा क्यों तुम अखिलेश यादव को पसंद करते हो? ये अब इसका जवाब कैसे देंगे? नहीं मतलब रोजगार का मुद्दा तो बड़ा है भैया, हर एक युवा को रोजगार मिलना चाहिए, और वो नहीं स्वरोजगार मिला नहीं। आप अगर हमसे कह दे कि अगर उनको दिया जा रहा है कि वो अपने रोजगार कर लें और अपना, तो हर इंसान क्या बिजनेसमैन बन जाएगा? और उस रोजगार जो लोन आप देंगे उसको चुकता करने के लिए वो पहले ये बताइए कि वो अपने परिवार को पालेगा या उस पैसे से आपका लोन भरेगा? ये बड़ा सवाल है ना, बताइए। देखिए, रोजगार की बात रही, इससे पहले भी सरकारें थी और जनता और विपक्ष का ये काम था सरकार से क्वेश्चन पुटअप करना। तो 2014 से पहले भी समस्याएं नहीं, आज भी समस्याएं हैं। और जो 2014 का चुनाव था वो केंद्र का चुनाव था। हमारे भाजपा के साथियों को ये समझना चाहिए, केंद्र के चुनाव में जब आपका इतना बड़ा लीडर साहब कह रहा है कि 2 करोड़ हम युवाओं को रोजगार देंगे, इट मीन्स पकौड़े तलने के लिए नहीं। सुन लीजिए भाई साहब, इट मीन्स प्राइवेटाइजेशन वाला नहीं सिस्टम। आप तो ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी सेंट्रल के विभाग है सबको प्राइवेटाइजेशन करते चले आए। नहीं तो वो ये कहते हैं ना कि सरकारी में जो है वो बैठे हुए हैं, वो केवल बैठ करके और खाते पीते रहते हैं और केवल खाने का ही काम करते हैं। अब प्राइवेट कर देंगे, उनका तो साफ कहना यही है ना कि प्राइवेट कर देंगे तो जितना करेंगे उतना मिलेगा, यही कह रहा है ना। बताइए, बहुत देर से परेशान है। मैडम ये बात कर रहे हैं रोजगार की। हाँ, ये पहले ये समझा दे कि इनको सरकारी रोजगार बढ़ने से प्रॉब्लम है या फिर प्राइवेटाइज हो रहा है उससे प्रॉब्लम है। क्योंकि फर्रुखाबाद में जो ठंडी सड़क है आज वो एक नए क्लस्टर के रूप में उभर रहा है, फर्रुखाबाद के लिए रोजगार का एक हब बन रहा है। आप वहाँ देख लीजिए बीबा, पेंटालून्स, विशाल, वी मार्ट, इसके अलावा हमारे लोकल लेवल पे केएम इंडिया, वंशीधर बजाज, इन सबको डेवलपमेंट करने के लिए सरकार आगे बढ़ा रही है। उनको स्वरोजगार, एक तरफ स्वरोजगार दे रही है, एक तरफ जो शिक्षित युवा हैं उनके लिए कई तरह से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत उनको लोकल लेवल पे और उसके साथ साथ में मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब देने का काम किया जा रहा है। मैंने खुद वहाँ 3 साल काम किया है और 2800 से ज्यादा युवाओं को शहर से बाहर या शहर के अंदर रोजगार दिलवाया है। तो हमारी सरकार निरंतर तत्पर है रोजगार दिलवाने के लिए, लेकिन लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार से संबंधित जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको ये अब बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाएगा कि वो अपनी कुर्सियां तोड़ें। ये नहीं होगा। एक सवाल पहले विकास जी से। विकास जी, अभी पहले जब नौकरी निकलती थी तो एक परिवार तैयार हो जाता था, जैसे ही नौकरी की वैकेंसियां निकली एक परिवार तैयार हो जाता था कि किसके किसकी भर्ती करवानी है, और जो भी नौकरियां लगती थी वो सिर्फ पैसे से लगती थी, योग्यता से नहीं लगती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है और ये गलत परसेप्शन तैयार किया जा रहा है कि युवाओं को रोजगार या नौकरी नहीं मिल रही है। योगी जी ने खुद दिया है नियुक्ति पत्र। विकास जी के पास अभी लौट करके आते हैं, उनके लिए बड़ा दमदार सवाल है, लेकिन पहले इसका जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा कि नौकरी दी जा रही है, ठीक है, पहले पैसे लेके नौकरी दी जाती थी, अब नौकरी योगी जी दे रहे हैं, लेकिन पेपर लीक का क्या? नौकरी योगी जी दे रहे हैं तो आप ये देखिए कि ये सेकंड टर्न है माननीय योगी जी का, किस तरीके से पर्चे लीक हो रहे हैं। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में तो साहब अपराधी ढूंढे नहीं मिलता था, किस तरीके से। तो वो तो कह रहे हैं अपराधियों को हम साफ कर रहे, ढूंढे क्या नहीं मिलता था। आप ये देखिए कि किस तरीके से पेपर लीक होता है, किस तरीके से पेपर लीक होता है, युवाओं के ऊपर किस तरीके से लाठियां पड़ती हैं, इंटर का परीक्षा पत्र लीक होता है। तो आप ये समझिए कि बड़ा दुखद है। और जिस भ्रष्टाचार की बात की, आज देखिए हेमंत विश्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री, अजीत पवार, उसके बाद छगन भुजबल, उसके बाद अभी कर्नाटक में 4 दिन पहले का एक लीडर है वो साहब भाजपा ज्वाइन करता, कितने हजार करोड़ों का घोटाला था। आज ये स्वीकारता नहीं, ये कहीं ना कहीं ईडी का प्रेशर है। और किस तरीके से अब इसका जवाब नहीं, इसका जवाब भी अब हमें इतना बताइए कि आप जिस इंडी गठबंधन और एकता की बात कर रहे थे उसकी एकता कहाँ गई? अब
सबसे पहला सवाल ये, दूसरा सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक ही सवाल उठा रही है, साथ ही देश की जनता भी एक सवाल उठा रही है कि आखिर इंडिया गठबंधन के और विपक्ष के ही नेता क्यों भारतीय जनता पार्टी वाले आपके में शामिल क्यों नहीं हो जा रहे हैं? देखिए, अभी तमाम शामिल हुए राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान मध्य प्रदेश में लोगों नहीं ने तो आपके यहाँ तो ताता लगा हुआ है ना। देखिए, हम विपक्ष में हैं और ईडी की कार्रवाई बुरी तरीके से विपक्षियों के ऊपर हो रही है। आप बताइए, इतने बड़े भ्रष्टाचारी आज वॉशिंग मशीन में किस तरीके से शुद्ध किए जा रहे हैं। क्या सत्ताधारी में एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसकी ईडी की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल कराइए। बार बार हमारा इंडी गठबंधन के जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, इनके राहुल गांधी जी बार बार बात करते हैं कि देश जो है वो अडानी के हाथों बेच दिया है, जबकि आज आप देख लीजिए तो फर्स्ट पेरिफेरल प्रोजेक्ट जितने भी फर्स्ट पेरिफेरल प्रोजेक्ट हैं वो कांग्रेस सरकार के द्वारा राजस्थान में अडानी को ही सर्वप्रथम दिए गए हैं। वो भी क्यों दिए गए हैं? क्योंकि अगर आप देखें तो चंदे की उच्च वैल्यू जो कांग्रेस को प्राप्त हो रही, जो बार बार हमारे बॉन्ड पे निशाना साध रहे हैं, जबकि स्वीकारता तो ये है कि जितना इंडी गठबंधन को बॉन्ड से प्राप्त हुआ है इतना बीजेपी को अगले 10 साल में भी प्राप्त नहीं होगा। आप झारखंड में देख लीजिए, कोल की माइनिंग, मिनरल्स की माइनिंग, तमिलनाडु में आप देख लीजिए फिशरीज के कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहली पसंद उनकी अडानी बन जाते हैं और ये बार बार यही चिल्लाते हैं। लेकिन वो तो आपको कहते हैं कि आप केवल 2 ही लोगों पे ध्यान देते हैं, या तो आप अंबानी पे ध्यान देते हैं, नहीं तो आप अडानी पे ध्यान देते हैं। आपने अभी सारी बातें सुनी, वो कह रहे हैं कि आप लोग अडानी पे ध्यान देते हैं, अंबानी पे ध्यान देते हैं, देश को बेचने का काम करते हैं, सारा पैसा तो वहीं जाता है और सारा काम भी वहीं से होता है। केवल ईडी की वजह से फंसा करके और विपक्ष को परेशान करने का काम कर रहे हैं, केवल इतना ही है। बाकी और ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। विपक्ष ने कोई घोटाला नहीं किया, घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये बराबर घोटाले करते रहे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी है और जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसमें मोदी जी से क्या लेना देना? आप भ्रष्टाचार मत करिए, आपके खिलाफ ईडी काम नहीं करेगी। तो वो ये कह रहे हैं ना कि आप पहले कर लेते, चुनाव आते ही क्यों शुरू हो जाते? पहले भी हुई थी और अब भी हो रही और आगे भी होंगी। इसके पहले भी तो हुई थी। किसका नंबर है फिर? अब किसका? जो भ्रष्टाचार करेगा उसका नंबर है, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो। मैडम, हो सकता है उसमें राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज जब भ्रष्टाचार की कार्रवाई होती है, एक मिनट, आज जब भ्रष्टाचार की कार्रवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगाती है। हाई कोर्ट कहती है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त आधार है ईडी के पास कि वो उन्हें गिरफ्तार करे। ये हाईकोर्ट मोहर लगाती है। पहले क्या होता था, श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी के पास आए थे अधिक संपत्ति का, सीबीआई केस दर्ज कर देती और जैसे ही वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन देते वो कार्रवाई ढीली पड़ जाती। आज तब क्या होता था कि श्री बहन मायावती के खिलाफ ताज कॉरिडोर का मामला पंजीकृत हुआ, समर्थन ले लिया, काम खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी का आधार है भ्रष्टाचार, कंठ तक डूबी हुई है। एकमात्र ऐसी इस देश की पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसके प्रधानमंत्री के खिलाफ उसके ही मंत्री ने इस्तीफा दे दिया भ्रष्टाचार को लेकर के। एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी, दूसरी कोई राजनीतिक दल है। जवाब बड़ा दुखद है जिस तरीके से भाजपा के साथी ने हमारे कहा, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी जितने भी विपक्ष के लीडर थे, हेमंत बिश्व शर्मा को पानी पी पी के ये भाजपा के नेता कोसते थे, छगन भुजबल को पानी पी पी के कोसते थे, अजीत पवार को गालियां देते थे, हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला था, सब मिल गए। उसके बाद पड़ोसी जनपद के हमारे नरेश अग्रवाल जी कहते रम्मे राम और देसी में हनुमान। कौन सी वॉशिंग मशीन से साफ शुद्ध हो गए? कौन सी वॉशिंग मशीन से शुद्ध हुए? भ्रष्टाचार की बात भ्रष्टाचार हो गई। फर्रुखाबाद में भी एक कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे और केंद्र में मंत्री भी हुआ करते थे, कानून मंत्री रहे और विदेश मंत्री भी रहे। आप समझिए, जो व्यक्ति दिव्यांग होता है, विकलांग होता है, आपने उनको भी नहीं छोड़ा। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने कांग्रेस ने जो है उस समय जाकिर हुसैन ट्रस्ट के माध्यम से लुईस कुर्सीद ने जो है जो घोटाले किए हैं वो किसी से छिपे नहीं है। आपके पास वापस आते हैं जवाब लेने के लिए। मैं पहले इनसे जवाब ले लूं, पहले इनसे बहुत देर से बैठे हुए हैं, उनसे जवाब ले लूं, फिर आप मुझे बताइएगा। हमारे दिव्यांग भाई कह रहे थे कि रोजगार मिलना, वो रोजगार नहीं सरकार दे रही है। पहले सबसे पहले फर्रुखाबाद से एक सांसद हुआ करते थे सलमान, उन्होंने दिव्यांग के सारे उपकरण खा लिए। उसके बाद जैसे ही 14 में सरकार भाजपा के आए, माननीय मुकेश
4 मेले लगवाए दिव्यांगों के लिए, जिसमें बहुत सारे उपकरण बटे। हम एक साइकिल दे रहे हैं जो 89,000 की आ रही, फ्री देख रहे हैं। उसके बाद सरकार ने पेंशन पहले 500 रुपए मिला करती, अब 1000 रुपए कर दी। उसके बाद आगे आने वाले में 1500 रुपए के लिए कहा है कि आगे करेंगे। उसके बाद एक ये आया क्या, कॉलोनियां, प्रत्येक दिव्यांगों के लिए आवास देने के सरकार ने कहा, उस पे काम चल रहा है। जिन गाँव में दिव्यांग हैं उन्हें जा जाके सर्वे हो रहा है, उन्हें आवास कुछ लोगों को मिल रहे, कुछ लोगों को मिल रहे। उसके बाद पहले सपा की सरकार जब थी 14 से पहले, रोडवेज में ये जाते थे तो उस टाइम कुछ पैसा लगता था, तो वहाँ के कंडक्टर जो थे दिव्यांगों को बड़ा ही भावना से देखते थे, उतार देते थे। आज भाजपा सरकार ने दिव्यांगों के लिए अगर रोडवेज कहीं रास्ते में मिल जाता है, दिव्यांग रोडवेज वहाँ देता है, तो बाकायदा कंडक्टर गाड़ी रोकता है, बैठालता है, फ्री जहाँ तक जाता है वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार भेज रही है बराबर। समाजवादी पार्टी, चलिए 2 सवाल हमारे दिमाग में 2 सवाल है, हम पूछेंगे, पहले जवाब ले लें। समाजवादी पार्टी में भी सरकार नहीं चलाती, रोडवेज फ्री थी, इनका ये आरोप गलत है। समाजवादी पार्टी में मैंने खुद सफर किया, मैं भी दिव्यांग हूँ। और उसके बाद में अगर आप बात करें तो क्या दिव्यांगों के लिए, क्या दिव्यांगों के लिए सरकार में 40% पैसा लगता था, जो भी किराया होता है जमा करना होता। नहीं, दिव्यांगों के आपके पास अभी आते हैं, उसके बाद में कंडक्टर उतार देता था। मैं इसका दिव्यांगों के लिए क्या परसेंटेज नहीं पड़ सकता? आयोग बनाया, इससे कि दिव्यांग आयोग बोर्ड, आज तक की सरकार ने दिव्यांगों के, अब दिव्यांगों का आयोग बना दिया सरकार ने। आज तक पहले कोई आयोग नहीं, सब महिला आयोग जैसे और आयोग थे, वैसा दिव्यांग बोर्ड एक बना दिया, जिसपे सरकार देश में इस भारत में ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत है, किसी नाथूराम गोडसे की। आप क्या चाहते हैं? एक मिनट, आप क्या चाहते हैं? संरक्षण देने की बात कही आपने, पाकिस्तानियों की बात कही आपने, अखिलेश यादव सरकार चलाएंगे ये कहा आपने, केंद्र में राहुल और अखिलेश मिलकर के सरकार चलाएंगे। कैसे कैसे? एकता तो निभा नहीं पा रहे, इंडिया गठबंधन तो बना नहीं पा रहे, सरकार कैसे चलाएंगे बताइए? हाँ, कहाँ बना? नहीं, और हमारा प्रत्याशी जो है कैंसर का ऑपरेशन करता है, महिलाओं को हमारा प्रत्याशी कैंसर का ऑपरेशन करता है, आने वाले टाइम में भाजपा का ऑपरेशन हो जाएगा। भाजपा का ऑपरेशन हो जाएगा। आपने कहा कार्रवाई की जा रही है बुलडोजर की। एक मिनट, आप भी तो कह रहे हैं ना, आप भी तो कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला है। कौन सवाल उठा रहा है? विपक्ष ना। आप शांत रहिए, आपके सवाल का हम जवाब ले रहे हैं। अभी मैंने क्या कहा था? मैं सवाल पूछूंगी, वही जवाब लूंगी। इन लोगों की नजर में चाय बेचने वाले की कोई अहमियत नहीं है, और कांग्रेस जो है वो लोकतंत्र में नहीं विश्वास रखती, वो राजतंत्र में विश्वास रखती रही। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, तभी ये संभव हो पाया कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है। इनके गांधी परिवार से बाहर का कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, और कांग्रेस पार्टी का किसी व्यक्ति ने नेतृत्व नहीं किया। जब ये सत्ता से बाहर हुए तब इन्होंने खड़गे को कमान दी है। उससे पहले जो है कांग्रेस के जो है गांधी परिवार के ही लोग रहे हैं। राजमाता जो तय करती थी वैसे ही कांग्रेस चलती थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह, वो मनमोहन सिंह नहीं, वो मोहन सिंह थे, वो मौन रहते थे और राजमाता के सब। देखिए, भाजपा के साथी हमें जानकारी, हमें लगता है कि पूरी तरीके जानकारी नहीं। रही बात लोकतंत्र की, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये कांग्रेस के लोकतंत्र की जीत है, बाबा भीमराव अंबेडकर की जीत है। दूसरी चीज, इन्होंने जो दूसरा मुद्दा उठाया, इन्होंने क्या कहा था आपको मालूम है? इन्होंने किस तरीके से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए। तो आप ये देखिए कि कितने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुए, कितने कांग्रेस परिवार के हैं, कितने कांग्रेस के परिवार के बाहर के हैं। तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण ये लगाते हैं। सच्चाई तो ये है कि ये लोकतंत्र की वजह से आज भाजपा जिस तरीके से आई है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र, ये लोग जिस तरीके से 2024 में ये 400 सीटों की जो बात कर रहे हैं, ये संविधान में संशोधन नहीं, ये संविधान पूरा बदलने की जुगाड़ में है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का बदलाव जरूरी है, वो ऐसा कहते हैं। नहीं, हाँ, बहुत देर से बता रहे हैं।
मैडम ये हमारे साथी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की देन है, बल्कि ये कांग्रेस की देन नहीं बल्कि ये संविधान कमेटी की देन है कि आज जो संविधान हमारे सामने प्रस्तुत है, ये वही कांग्रेस के साथी हैं जो भीमराव अंबेडकर जी को पार्लियामेंट में आने से रुकवा देते हैं। स्वयं नेहरू जी जाकर ये बात कहते हैं कि अगर वो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो दूसरे साथी हैं वो बिगड़ जाएंगे। जब रियासतों को मिलाने की बात आ जाती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पीछे हट जाते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, वो आगे आकर भारत की जितनी भी रियासतें हैं उनके एकीकरण होने का काम करते हैं। नेहरू जी को सिर्फ एक ही काम दिया जाता है कि आप जम्मू कश्मीर को एकत्रित करा दीजिए, और जम्मू कश्मीर हमारे हाथ से आधा चला जाता है, वो आज भी हमसे छीना गया है। जो पीओके के रूप में आता है वो सिर्फ और सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कांग्रेसी समाज विचारधारा की देन थी। आपको क्या इतनी जल्दी थी अपने दोस्त को जम्मू कश्मीर पूरा गिफ्ट कर देने के लिए, जब आप इटली से अपने लिए सूट मंगवा सकते थे, जब आप इटली से अपने लिए कई चीजें मंगवा सकते थे, सिगरेट लेने के लिए आप दिल्ली भेज सकते थे, तो क्या आप स्वयं उस बात पे यूएन नहीं जा सकते? बल्कि आप यूएन तब जाते हैं जब हमारी आर्मी पाकिस्तान में लाहौर की टिकरी पे कब्जा कर लेती है, तब आप यूएन चले जाते हैं कि ये इंडियन आर्मी क्यों जा रही है वहाँ पे, जो यथास्थिति 1947 में थी वही रहनी चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि आप 40 सैनिकों को मरवा देते हैं और कुछ नहीं होता है, आपके राज्य में 40 सैनिक ऐसे ही शहीद हो जाते हैं। अभी भाई लोग मेरे बात कर रहे थे, हमेशा संविधान की बात करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। अभी इस भाई ने भी बताया जब अम्बेडकर जी जिंदा थे तो इसी कांग्रेस के नेहरू ने 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ाया। इन लोगों ने रणनीति के तहत उन्हीं के रसोईया काजोल कर को उनके विपक्ष में चुनाव लड़ा के और बाबा साहब को हराने का काम किया था। बाबा साहब ने हिंदू बिल कोड लाए थे और उन्होंने उसके लिए इन लोगों ने वो हिंदू बिल कोड पारित नहीं किया। हिंदू बिल कोड में था कि महिलाओं को बराबर का अधिकार संपत्ति में और होना चाहिए। इसी बात पर भी अम्बेडकर ने अपना इस्तीफा दिया था। और भारतीय जनता पार्टी वास्तव में संविधान को मानती है और बाबा साहब की मानती है। आज अगर बाबा साहब को सच्चा किसी ने सम्मान देने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि दलित समाज के लोग जिनको बाबा साहब ने संविधान के तहत भागीदारी दिलाने का काम किया तो वो लोग उनको भगवान के तौर पे मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को एक भगवान का स्वरूप देकर, हमारे हिंदू में तो 4 तीर्थ थे, उनके 5 तीर्थ बनवाए। बाबा साहब का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये विपक्ष के लोग, बाबा अभी दलित के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण था, इन्होंने वो काम किया था इनकी मुलायम सिंह सरकार ने कि प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने का काम किया था। यही कन्नौज की बात है। बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से मेडिकल कॉलेज था, इस समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जो शिला पट्टिका तोड़ी थी उसको तोड़ा और उस पे जूते मारे थे, और वहीं अखिलेश ने उल्टा उसका नाम बदलने का काम किया था। ये लोग केवल गुंडती और भ्रष्टाचार करके केवल सरकार चलाते हैं, जनता जान गई है, इसीलिए इनका सुपड़ा साक है। अभी नहीं, ये जीवन में कभी आने वाले नहीं, अभी नहीं, जीवन में कभी नहीं आने वाले। इंडिया गठबंधन तैयारी करके बैठी। देखिए, मुंगेरी लाल के सपने हैं, देखना चाहिए और देखें। हमारी ये इन्हें सलाह है। दूसरी चीज, जहाँ तक रही भीमराव अम्बेडकर जी की बात की और जवाहरलाल नेहरू जी की बात की, तो इन्हें मालूम नहीं है कि किस तरीके से वल्लभ भाई पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी और भगत सिंह, शायद ये इन्होंने पढ़ा नहीं है, उन्होंने उनके विषय में साफ क्या कहा। तमाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा इसी तरीके से जो चर्चा चलती, वही जानकारी है हमारे भाई के पास। दूसरी चीज, आप एक चीज देखिए कि जिस आदमी को वो 15 अगस्त 1947 का भारत मिला था, लुटी हुई अर्थव्यवस्था थी, खाने के लिए गेहूं नहीं था। इन लोगों ने तो साहब मोबाइल का भी विरोध किया था, कंप्यूटर का भी साहब विरोध किया था। आज ये विकसित भारत की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भाजपा दूसरे के नेताओं को लपेटने का काम करती है। भाजपा दूसरे के नेताओं को लपेटने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी लपेटने में विश्वास नहीं रखती। ये जिस जाकी रही भावना जैसी तो वो उनकी भावना का आधार है कांग्रेस पार्टी की। आप देखिए, खुद में आज विभाजित है कांग्रेस पार्टी। आज आप बिल्कुल देख करके रखिए कि इंडी गठबंधन तहस नहस हो चुका है। ममता उधर अलग लड़ रही है चुनाव, है इंडी गठबंधन का हिस्सा उधर अलग लड़ रही है। उधर केजरीवाल पंजाब में चाहिए
उधर केजरीवाल पंजाब में अलग लड़ रहे हैं चुनाव और कह रहे हैं कि पंजाब में कोई गठबंधन नहीं है। दूसरी चीज, आप इधर दिल्ली के अंदर आ जाइए, दिल्ली के अंदर खिचड़ी अलग पक रही है। दूसरा में आप फर्रुखाबाद में खड़ी है। इसी फर्रुखाबाद की धरती पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया गठबंधन तय होने से पहले और मूक दर्शक बनी पूरी कांग्रेस देखती रही। आज उनके जो सबसे बड़े नेता हैं सलमान खुर्शीद, वो इस रण से बिल्कुल गायब हैं और ये पहला चुनाव होगा जो फर्रुखाबाद सलमान मुक्त चुनाव लड़ने जा रहा है। ये इंडी गठबंधन आज वहाँ खड़ा है, खुद में बिखर चुका है। ये बिखरा हुआ एक कुनबा है जिसे राहुल गांधी समेटने का प्रयास कर रहे हैं और ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। अब ये समेट के इकट्ठे होने वाले नहीं है सोनाली जी, ये तय मान लीजिए, क्योंकि इस देश ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना सीख लिया है। और मैं फिर कहता हूं कि हम दो चीजों से ये चुनाव जीतने वाले हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और दूसरा नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जिसपे 150 करोड़ देशवासी विश्वास करते हैं। गारंटी पर हम वापस आते हैं। आप कुछ कह रहे थे। हमारे चाचा जी भगत सिंह के बारे में कह रहे थे, अरे आप कांग्रेसी चाहते, कांग्रेस का मतलब था सिर्फ सत्ता हासिल करना, ना कि भगत सिंह जी की फांसी रुकवाना। अगर कांग्रेस चाहती तो भगत सिंह जी को फांसी नहीं होती, राजगुरु जी को। आपका मकसद था सत्ता हासिल करना। आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी रशिया जाते हैं और एक रहस्यमय प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो भारत में जो कांग्रेस थी वो उनकी फाइल को आज तक खुलवाने का काम तक नहीं करती है, बल्कि वो उस पर लीपापोती कर देते हैं कि हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। आपके प्राइम मिनिस्टर की हत्या कोई कर देता है और आप सिर्फ इसमें लगे रहते हैं। आ जाते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की बात पे। अगर सुभाष चंद्र बोस जी को आदर्श मानते हैं तो क्यों उनको सेकंड सिटिंग कमेटी से बाहर कर दिया गया था? सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि अगर पूरी दुनिया लड़कर अपनी आजादी ले रही है तो हम क्यों अभी तक अहिंसा का बिगुल बजा रहे हैं। उन्होंने हिंसा की बात जरूर की, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है अहिंसा परमो धर्मा, पर धर्म हिंसा तथैव च। अगर धर्म के लिए आप जवाब दीजिएगा। 70 सालों का पूरा ब्यौरा दिया जा रहा है, कांग्रेस ने अभी तक क्या किया क्या नहीं किया, उसी का ब्यौरा भारतीय जनता पार्टी इतनी देर से दे रही है। विकास की बात हमने की, उसका जवाब भी मिला है कि फर्रुखाबाद में विकास हुआ है, लेकिन आप फर्रुखाबाद के निवासी हैं। देखिए 70 सालों की जो बात करती है भाजपा, तो आप ये देखिए 70 सालों में हम अन्य भी पार्टियां सत्ता में रही हैं। भाजपा की स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही, तमाम सरकारें रही। तो 70 साल में साहब कहीं ना कहीं ये अपनी भी सरकारों के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं। दूसरी चीज रही सलमान साहब की बात इन्होंने की, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सलमान साहब पूरी तरीके से जो भी हमारा AIC का जो फैसला आया है, प्रियंका जी ने जो भी क्लियर कट मैच दिया है कि अगर गठबंधन की सीट गई है, सुन लीजिए राहुल है प्रियंका, अभी वो भी जवाब दे रहा है सेंट्रल में सुन तो लीजिए भाई। कंफ्यूज है पूरी कांग्रेस पार्टी, अभी उसे इंडी गठबंधन का कोई नेता है ही नहीं। क्या कर सकते हैं बताइए, हम क्या कर सकते हैं? आप खुद ही कह रहे हैं, मुझे आंसर आप खुद ही कह रहे हैं। हाँ, जब इन्होंने कहा कि कहीं कुछ है नहीं, विपक्ष सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, केंद्र में जो सरकार है इसके पास कितने क्षेत्रों पर इसके कितने सहयोगी हैं साहब, ये बताएं। इनसे तो हमारे पास कम सहयोगी हैं। और दूसरी चीज सुन लीजिए, देखिए नाम बताइए, आप बात सुनिए, मोदी के नाम पे लड़ रहे हैं, देखिए आप नाम बताइए। आपके बात अभी वो भी बता रहे हैं। देखिए अभी देखिए हमारे पास एक नहीं दर्जन भर प्रधानमंत्री पद के चेहरे। दूसरी चीज ये भाजपा नहीं है कि JP नड्डा जी को इस तरीके से हटा दिया जाता है, अमित शाह जी को इस तरीके से, योगी जी को किनारे कर दिया जाता है। ये खौफ है, ये भाजपा के साथियों का खौफ है। आप देखिए ये वही पार्टी है जिसके पास एक नहीं दर्जन भर प्रधानमंत्री के चेहरे हैं। ये भाजपा नहीं है कि अमित शाह जी किस तरीके से JP नड्डा जी को एक का नाम बताओ, एक दर्जन में एक का नाम बताओ, एक दर्जन में एक का नाम। रुक जाइए, जवाब दीजिए, जवाब। हाँ बताइए। चुनाव आज है, मैं तो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहा हूँ खुलेआम। एक दर्जन लोग हैं, इनके पास एक का नाम बताएं। एक का नाम बताइए आप। और जिसके नाम पे मैडम, जिसके नाम पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, माननीय राहुल गांधी जी, वो अभी कांग्रेस के चंदे के पैसे पे थाईलैंड चले गए। तो
निर्णय अब लेगा कौन? राहुल, एक मिनट, हम पहले आपको क्लियर कर दे। अब वो राहुल गांधी के नाम पर चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं? उन्होंने तो पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे खड़ा किया। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे खड़ा किया। राहुल गांधी तक तो बात ही नहीं आ रही है। राहुल गांधी तो केवल न्याय जोड़ो यात्रा कर। पहले आप तो इकट्ठा करिए सारी जानकारी, सवाल उठाइए लेकिन जवाब भी देने दीजिए, आखिर विपक्ष भी है। खड़गे जी भी राजमाता के आदेश के बिना कुछ नहीं कर पाए। देखिए, जिस तरीके से ये जो बातें करते हैं, इनकी बातों में धरातल में जमीन आसमान का अंतर है। उसी तरीके से ये कंटिन्यू जो बयानबाजी हो रही है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे पास लीडरशिप भी है। उसी लीडरशिप के सहारे 2024 में आप ये देखिए कि किस तरीके से मजबूती से भाजपा का सामना करेगी इंडिया जो गठबंधन है। रुक जाइए, अभी आपने हमसे कहा कि इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ रही है, सामना करेगी, सब कुछ ठीक है, रुक जाइए, ये कर ले तो हम जवाब दें। बस अभी आपने बात कही, आप एकता के साथ लड़ रहे हैं। तुम मुलायम की यार, हम लोग आप लोग नारे लगाइए, हम बंद कर देते हैं। वही मुलायम जी एक सच्चाई से रूबरू करा दे। जो लोग ये कहते हैं मोदी नहीं, ये नहीं, मोदी वो नहीं, सच्चाई तो ये दिल और दिमाग में बस मोदी चलता है कि भैया इस तरह करोगे ना तो हम बता नहीं पाएंगे। मुलायम जी की ये बात करते हैं, अब ये कह रहे हैं जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। उन्हीं मुलायम जी ने ये बात कही थी कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, लड़कियों को अपने कपड़े संभाल। अब हम एक सभी को जवाब दे देते हैं। एक मिनट, आपने अपना सवाल कर लिया, अब हम जवाब देते हैं। आप जिस मुलायम और अखिलेश के नारे लगा रहे हैं, उसकी सरकार को गुंडों का सरकार कहा जाता है। एक मिनट, हम ही जवाब दे रहे हैं, या तो आप चिल्ला लीजिए। गुंडों का सरकार कहा जाता है, ठीक है। उनके यहाँ कितनी सुरक्षित महिलाएं थी, कितने सुरक्षित लोग थे, ये भी पता है। सत्ता में कितने सालों तक रह पाई है, ये भी पता है। इंडिया गठबंधन अब क्या कर रही है, ये भी पता है। इंडिया गठबंधन का जवाब देते हैं। इंडिया गठबंधन, एकता की बात आपने कही, हम अपने सवाल पे आते हैं वापस से। इंडिया गठबंधन की एकता की बात आपने कही, हर राज्य में अलग चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? जब एकता ही है, इतना ही गठबंधन है, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ताधारी पार्टी को जवाब भी देना है तो इंडिया गठबंधन को रणनीति बना करके मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है ना। हर राज्य में अलग अलग चुनाव लड़ने की कहाँ से जरूरत है? देखिए, इंडिया गठबंधन की आपने बात की, तो जितने भी हमारे साथी हैं प्रदेश, हर प्रदेश के अंदर वो उसी तरीके से साहब चुनाव लड़ रहे हैं जिस तरीके से पूर्व में हम लोग चुनाव लड़ते चले आए। पूर्व में भी साहब गठबंधन हुआ है, ये पहला ऐसा चांस नहीं है कि साहब 2024 में ही गठबंधन हुआ। इससे पहले आज जो सत्ता में बैठे हुए इन्होंने भी साहब गठबंधन किया। तो गठबंधन के तरीके क्षेत्रवार तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी झेलना पड़ेगा। भाषा है, धर्म है, जाति है, इन सबको स्वीकार करना पड़ेगा। भाषा है, धर्म है, जाति है, सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के वीडियो पर क्या कहेंगे हम? नवरात्रि के दौरान वो मछली खा रहे हैं, हिंदुओं के धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, और साथ ही उसका वीडियो भी वायरल कर रहे हैं। देखिए, बस बहुत महत्वपूर्ण है। इंडी गठबंधन, मैंने फिर कहा कि बिखरा हुआ गठबंधन है। अखिलेश यादव जी के आगे कांग्रेस पार्टी असहाय और निसहाय पड़ी हुई है। अखिलेश यादव ने जैसे भिखारी के कटोरे में कुछ भीख डाल देते हैं, ठीक ऐसे ही वो 17 सीटें डाल दी, जिनमें से 17 सीटों में से 12 सीटों में कांग्रेस पार्टी की पिछली बार जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त, उन 17 में से केवल एक सीट वो है जिसमें कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी, और इस बार वो भी नहीं जीत रही है, ये भी बिल्कुल तय मान लीजिए, क्योंकि वहां अभी तक कोई पता नहीं है कि कौन लड़ेगा। कौन लड़ेगा? जीजा जी आएंगे कि बहन जी आएंगी कि मौसा जी आएंगे कि माता जी आएंगी, अभी ये कोई पता आता नहीं है कि उस सीट पे कौन लड़ेगा। तो ये तय मान लीजिए, जवाब दे रहे कौन लड़ेगा। ये बिखरा हुआ गठबंधन है। उन्हें नेता नहीं पता, वो प्रत्याशी कहाँ से बताएंगे? जब अभी ऊपर का ही तय नहीं है तो नीचे कहाँ से तय होगा भाई? कोई तय नहीं है इनके यहाँ। इनके यहाँ केवल एक चीज तय होती है कि पार्टी कौन चलाएगा, कौन गांधी अब आकर के पार्टी की कमान संभालेगा, कौन करेगा।
कौन गांधी पार्टी चलाएगा, या जो पोस्टर्स, होर्डिंग्स, बैनर्स लग रहे हैं अखिलेश यादव के, राहुल गांधी के, अलग अलग वो पार्टी चलाएंगे, या फिर जब श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा था, जो कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन वहां प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंची थी और फिर उन्होंने कई सारे सवाल उठाए, उसी होर्डिंग और पोस्टर पे वापस आते हैं, जो लगवा करके श्री राम के चरणों में नतमस्तक हुए थे, उस पर क्या कहेंगे, जिनके बारे में वो हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं लेकिन चुनाव के दौरान वो सीधे नीचे आ जाते हैं। देखिए, भाजपा के साथी हमारे सत्ता के नशे में इतने मदहोश हैं कि जिस तरीके से जनपद के सांसद महोदय वो कहीं ना कहीं आम कार्यकर्ता से किस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, पड़ोस के जनपद के सुब्रत पाठक जी आते हैं, किस तरीके से एक जाति धर्म के लोगों को किस तरीके से टारगेट करते हैं कि साहब हमें वोट नहीं, हमने साहब 5 किलो राशन में साहब वोट लिया। सुन लीजिए, अरे अब सुन लीजिए, दर्द होगा हमें मालूम है। दूसरी चीज, आपने राम मंदिर की बात की, श्रद्धेय अडवाणी जी को साहब जाता है आमंत्रण पत्र, तो कहीं ना कहीं जिनके पास अयोध्या की पूरे राम मंदिर की जिम्मेदारी थी ना, उन्हें साहब रोका जाता है, ऊपर से डांट आती है पीएमओ से कि साहब आपने क्यों भेजा, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रोका जाता है। आप समझिए, कांग्रेस पार्टी के हमारे सम्मानित साथी को अंदर का बहुत पता रहता है और अपनी ही पार्टी के अंदर का नहीं पता है कि अखिलेश यादव जी ने क्या दे दिया इन्हें दान दक्षिणा में, क्या चढ़ा दिया, वो नहीं पता है। आपको विशुद्ध रूप से आज आपको अडवाणी जी याद आ रहे हैं। आपको अडवाणी जी तब याद नहीं आए जब अडवाणी जी इस देश में राम रथ यात्रा लेकर के निकले। किसने वो रथ रोकने का काम किया? यही वो कांग्रेस पार्टी है, यही वो लालू प्रसाद यादव है जो आज इंडी गठबंधन का हिस्सा है। आज आप आकर के अडवाणी जी की बात करते हैं। अरे भाई, अपने नेता की जरा चिंता कर लीजिए। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद जी निर्वासित जीवन जीने पर विवश हो गए क्योंकि उन्होंने नेहरू खानदान के खिलाफ जाकर के सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा ले लिया था। ये मुद्दा उस टाइम भी बहुत उठा था। हवा में उड़ गए जय श्री राम। देखिए, भाजपा के साथी हमारे सीनियर नेताओं को जो है या नहीं है आज, उनके लिए चाहे किसी भी शब्दावली का प्रयोग करें, लेकिन हम उस पार्टी से आते हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो सम्मान अटल जी को दिया, सुन लीजिए, वो सम्मान दिया, सुन लीजिए, उसके बाद इंदिरा जी ने वो सम्मान दिया स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अमेरिका का हिसाब। दूसरी चीज, नारे कौन लगाता था? अडवाणी, और जो सम्मान की बात की, अडवाणी जी जिस समय बीमार थे ना दिल्ली में, अभी इसी सेकंड कार्यकाल में मोदी जी के सबसे पहले हमारी पार्टी की लीडरशिप साहब देखने के लिए गई। तो साहब इस लेवल की अगर ये बातचीत करेंगे तो साहब समझिए राजनीति का स्तर किस लेवल का है। अब राजनीति का स्तर किस लेवल का है, हम अभी उस पर भी जवाब ले लेंगे। हम एक सवाल कर लेते हैं पहले, राजनीति का स्तर किस लेवल का है। अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई, जिस भी कारणवश हुई हो, विपक्ष को बहुत मिर्ची लगी है कि आखिर जेल में कैसे मृत्यु हो गई। हार्ट अटैक आना तो नॉर्मल है ना। देखिए, मैं फिर कहता हूँ आपको, आज ये देश बदल चुका है और गुंडा माफिया अगर मर जाता है तो विपक्ष को इतना क्यों दर्द होता है? बिल्कुल। देखिए, मैं फिर कहता हूँ आपको, जिनसे सरकारें पूर्व की चलती रही हो, उनकी मौत पे दुख जाया करना जाहिर सी बनता है, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे आपके राहुल गांधी हो, इन सबका जाया बनता है। मैं फिर कहता हूँ आपको, ये देश कसाब को मानने वालों से नहीं चलेगा। ये देश कलाम के मानने वालों से चलेगा और कलाम को पूजने वालों से चलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी कसाब को मानने वालों का विरोध करती है और कलाम के पूजने वालों का समर्थन करती है। आज देख लीजिए, एक मुस्लिम है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने हमें पद्मश्री से सम्मानित किया है, अभी पद्मश्री से सम्मानित किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने निर्वासितों की तरह जीवन जीने वाले, देश के किसानों की लड़ाई लड़ने वाले, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी सोती रही। कभी किसानों के नाम पे राजनीति तो बहुत की, लेकिन कभी चौधरी चरण सिंह जैसे किसानों के मसीहा के बारे में कभी चिंता की नहीं की। कर्पूरी ठाकुर, जिनके बिहार का, जिन्हें पुरोधा कहा जाता है, उनको भारत रत्न देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं फिर कहता हूँ, सबका साथ
सबका विकास और सबका विश्वास, यही है भारतीय जनता पार्टी का। आप जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि जी कह रहे थे हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, वाकई इनके संस्कार ऐसे नहीं है। इनके प्रधानमंत्री जी उनको भी जी कह के पुकारते हैं जो राजीव गालिया जैसे सैनिकों के सर काट के ले जाते हैं। इनके प्रधानमंत्री जी उन्हें भी जी करके पुकारते हैं जो डेली एलओसी पर फायरिंग करते हैं, और कसाब जी को बाकायदा 4 AC के जेल में रखा जाता है और 23 करोड़ बिरयानी का बिल हो जाता है, उनको भी ये जी कह के पुकारते हैं। तो मैडम ये इनके संस्कार हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करती है ये सबको पता है। देखिए, हम तो चाइना के राष्ट्रपति को झूला झुलाने वाले और पाकिस्तान में बगैर बताए हुए अपना एरोप्लेन लैंड करके बिरयानी खाने वाले, उसके बाद जिन्ना की बाजार में फूल चढ़ाने वाले, हमें शिक्षा का बांटना दे, हमने इतिहास नहीं भूगोल बदला है। और जो है ये फर्जी लोग हैं, बयानबाजी आप देखिए। 41,000 किलोमीटर स्क्वायर फुट जमीन, स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना को दान में देने वालों ने वाकई में भूगोल बदला है। आज पीओके भारत का हिस्सा नहीं है तो केवल कांग्रेस की वजह से वाकई में इन्होंने भूगोल बदला है। आज अगर बांग्लादेश भारत का हिस्सा हो सकता था, लेकिन आज बांग्लादेश भारत से अलग हो गया, वाकई में इन्होंने भूगोल बदला है। आज किच्चू जैसा द्वीप श्रीलंका को दे दिया, वाकई में इन्होंने भूगोल बदला है, क्योंकि इन्होंने देश को तोड़ने और देश को बांटने का। आप बताइए। हाँ, फरुखाबाद में हमारे बहुत चुनाव हुए हैं, अभी तक 2 बार कई सांसद जीते हैं। हैट्रिक सिर्फ एक आदमी ने मारी है, मूलचंद दुबे ने। उसके अलावा साक्षी महाराज भी जीते 2 बार, मुन्नू बाबू। नहीं तो कहना क्या चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है मुकेश राजपूत जी की जमानत जब्त हो रही है। अच्छा, ठीक है। हमारा बस आखिरी सवाल, बस ठीक है, बताइए। मैम, जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले किसी भाई साहब से ये सुना, अखिलेश यादव जिंदाबाद और मुलायम सिंह के नारे लगा रहे थे। असल में मैम खाते मोदी का है और गाते किसी दूसरे का। पहले तो मैम अपना खून फिल्टर कराओ, उसके बाद नहीं, खाते किसानों का है, खाते किसानों का है। लेकिन मैम नहीं, अन्नदाता हमारा कोई और है, खाते किसानों का है। हम मोदी का नहीं खाते, मोदी का नहीं खाते। मैम आप किसान नहीं कहते हैं, जिसकी सरकार उसी का खाएगा। कोविड के टाइम पे जो फ्री राशन बट रहा था, अभी बट रहा, इससे पहले तो कभी मैंने फ्री राशन का नाम नहीं सुना था, तब कहाँ चला गया? लेकिन विपक्ष यही कहता है कि उनके शासन में भी फ्री राशन बटा करते थे। बात करते हैं मैडम, हम जवाब ले ले पहले। देखिए, 2014 मैडम किसानों की बात करते हैं। देखिए, राशन की बात की, जो लीडरशिप है देश के अंदर, जो शासन करती है, उसका दायित्व बनता है। और जो 2014 तक मिट्टी का तेल और शक्कर मिलती थी, वो भी साफ हो गई। इसका हमें इसका जवाब दीजिएगा बस। 5 किलो राशन तो देते हैं, लेकिन मिट्टी का तेल और शक्कर का। तो अभी आपने ये पूरा ओवरऑल जो 1.5 घंटे का डिस्कशन है फर्रुखाबाद की जनता की जो प्रमुख समस्याएं हैं, और केवल फर्रुखाबाद की नहीं, देश में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, कौन हैट्रिक लगाएगा, किसकी सरकार आएगी, क्या तीसरी बार भी फर्रुखाबाद में एक ही सरकार रिपीट होगी, ये सारी चीजों पर चर्चा हुई। लेकिन जो विकास के मुद्दे हैं, जो रोजगार के मुद्दे हैं, जो महंगाई के मुद्दे हैं, ये जो प्रमुख मुद्दे हैं, इनसे छुटकारा कौन दिलाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी के साथ कई सारे वो सवाल बड़े हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के कई सवाल उठाए गए, इसी के साथ किसानों को लेकर के कई सवाल उठाए गए। इनका जवाब कौन देगा आखिर, ये बड़ा सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार एक ही दावा कर रही है कि वो इन सभी समस्याओं का निस्तारण कर चुकी है, कई सारे विकासकारी योजनाएं लेकर के आई है जो लोगों तक पहुंच रहे हैं, इसी के साथ कई सारे विकास के कार्य भी किए। लेकिन विपक्ष का वही सवाल है कि वो कौन से ऐसे कार्य हैं, वो ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें गिनाया जाए, जिन्हें वाकई में धरातल पर उतार दिया गया हो, उसे दिखाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे कर करके दिखाया है। वहीं लगातार यूपी की बात हो रही है, फर्रुखाबाद की बात हो रही है, और एक मेन चीज निकल करके ये सामने आई है कि आगरा एक्सप्रेसवे की लगातार बात हो रही है। तो इसकी भी बात हो रही है कि अखिलेश यादव ने बनवाया, वही भारतीय जनता पार्टी इसे फर्रुखाबाद के लिए भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये बड़ा दावा है, वाकई में ये जुड़ पाएगा या नहीं जुड़ पाएगा, ये सवाल अभी बात के लिए है। लेकिन
सरकार किसकी आएगी, हैट्रिक वाकई में लगेगा या नहीं लगेगा पीएम मोदी के, और विपक्ष किस चेहरे पर प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब हैट्रिक लगेगी या नहीं, इंडिया गठबंधन आएगी या नहीं, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। लेकिन फर्रुखाबाद की समस्याओं का जो वाकई में दावा किया जा रहा है कि समाधान हो चुका है, क्या हो चुका है, यही बड़ा सवाल है। क्या फर्रुखाबाद की जनता मौजूदा सरकार से, मौजूदा सांसद से खुश है, जिसे वापस से रिपीट करेगी, ये भी 4 जून को साफ हो जाएगा और सारी चीजें एकदम साफ साफ क्लियर हो जाएगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव सर पर है, जिसके लिए सियासी गलियारे में हलचल भी काफी तेज है। लगातार वार पलटवार भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह पर जाकर के दौरे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उन्हीं के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर विपक्ष के कई बड़े चेहरे हो, लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनता को लुभाने में लगे हुए हैं, अपने घोषणा पत्र को जारी करने में लगे हुए हैं। ये सब वाकई में कितने सच हो पाएंगे? देश की जनता भोली भाली जरूर है, मगर इतनी बेवकूफ नहीं है, वो अपना उम्मीदवार, अपना प्रधानमंत्री चुनने के लिए सक्षम है। तो देखना यही है कि कौन आखिर प्रधानमंत्री बनता है। आपको बता दें कि 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव शुरू होने हैं, 7 चरणों में चुनाव होगा। वहीं 1 जून को आखिरी मतदान किया जाएगा, 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो वाकई में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये 4 जून को पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार और चुनावी चौपाल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।